हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें ब्रूस ली के द्वारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस बोली गई हैं। इसमें बोला गया है, ब्रूस ली ने बोला है कि मुझे उन 10,000 किक से डर नहीं लगता जिसे किसी बंदे ने एक बार प्रैक्टिस करी है, बल्कि उस किक से डर लगता है जिसने एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो ऐसे ही आपको अगर ब्रूस ली की जगह ये मैं बोल दूं कि ये यूपीएससी है, और यूपीएससी को डर किस चीज़ से लगता है? यूपीएससी को डर लगता है उस कैंडिडेट से जिसने एक ही बुक को 100 बार 200 बार पढ़ रखा है, ना कि उसने एक बुक पढ़ी और दूसरी बुक हटा दी, दूसरी बुक पढ़ी तीसरी हटा दी। तो एक बुक एक बार में आप पढ़ने से मतलब नहीं है। आप जब एक ही बुक को अच्छे से कंटिन्यूसली बार 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 रिवाइज कर लेंगे तो आपको उस बुक से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना यूपीएससी पूछ ले, आप उस चीज़ को आंसर कर पाएंगे। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत उठाई। आप लक्ष्मीकांत बुक, मैं किसी इंटरव्यू में देख रहा था, किसी कैंडिडेट ने यूपीएससी जिसने क्लियर किया था उसने बोला था कि उसने वो बुक जो है 50 बार रिवाइज करी है। अब सोचिए, जिस बंदे ने 50 बार पूरी लक्ष्मीकांत पूरी पॉलिटी जो है रिवाइज कर ली, तो उससे कहाँ कौन सा क्वेश्चन छूट सकता है, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो ऐसे ही आप जो भी चीज़ पढ़ें पूरे मन से पढ़ें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके चलें, कि आपके अंदर एक जो बेसिकली मैं बोलूँ, अगर आपको एक डिसिप्लिन है, वो ही डिसिप्लिन के दम पे आप अपनी लाइफ में जो भी चाहें वो अचीव कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन का दूसरा नाम भी बोल सकते हैं आप ब्रूस ली को। बहुत सारी चीज़ें आप सीखने को मिल सकती हैं। आप इनकी ऑटोबायोग्राफी अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें। फिर यहाँ पे अगर इंडिया के कोरोना केसेस देखेंगे तो लगभग 54,05,252 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे 86,796 डेथ्स हो चुकी हैं अब तक। उसके रिकवर्ड केसेस अगर आप देखेंगे तो 43,03,443 जो है लोग पूरी तरीके रिकवर हो गए हैं। ये आइडिया रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है कलेक्टिव क्लाइमेट एक्शन की। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने अभी बोला है कि इंडिया को कोल मतलब कोयले से पूरी तरीके से इस पे जो निर्भरता है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। तब उन्होंने ये बात बोली जब हमारा देश बिजली के लिए, मतलब आप सोच सकते हैं कि 40% 50% के आसपास पूरी जो रिलायबिलिटी है कोल के ऊपर ही है। हमारी एनर्जी जो नीड्स हैं वो वहीं से फुलफ़िल होती हैं। तो उन्होंने बोला है कि इसको कट करने की बहुत तेज़ी से ज़रूरत है, और जिससे कि जो एमिशंस हैं वो 45% तक घटाया जा सके 2030 तक। इसे बोला जा रहा है कि वो इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि आप देखेंगे हमारा जो परमानेंट लो डेवलपमेंट ट्रैप है उसमें हम लोग और ज़्यादा फंसते हुए नज़र आएंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो ऐसा लगता है कि वो जो अपील है उन्होंने करी है पूरे जो G20 नेशंस हैं उन सबसे, और ये इट इज़ अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे आप UNFCCC बोलते हैं। इसके जो कन्वेंशन है इसमें आप देखेंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन पे एक तरीके से कुछ खास उनको उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया गया है। वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इन कंट्रीज़ पे कुछ ज़्यादा ही जो स्ट्रिक्टनेस दिखाई है यूएन ने। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, क्योंकि एक एक तरीके से आप डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इंडिया का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो डिस्पाइट द एक्सेलरेटेड हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे उसमें भी अगर आप देखेंगे रिसेंट डेकेड्स में इंडिया का जो एनुअल एमिशन है वो सिर्फ 0.5 टन्स पर कैपिटा रहा है, जो कि ग्लोबल एवरेज का अगर आप देखेंगे तो लगभग मतलब 1/3 है। 1.5 टन 1.3 टन जो है वो ग्लोबली पर कैपिटा एमिशन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग काफ़ी नीचे स्टैंड करते हैं। चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, ये टॉप लीडिंग जो एमिटर्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये पर कैपिटा जो है जनरेट करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको इस समय पोल्यूशन यूएस से और चाइना, यूरोपियन यूनियन से देखने को मिलता है। वहीं इंडिया अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिलता है। अगर आप क्यूमुलेटिव एमिशंस की बात करेंगे तो इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 2017 के बाद से ये देखेंगे तो सिर्फ 4% नज़र आया। वहीं अगर आप यूरोपियन यूनियन का देखेंगे तो 20%, मतलब जहाँ पे हमारे देश की आबादी का जो 1/3
जो आबादी रह रही वो लोग 20% एमिट कर रहे हैं, और हम लोग जो 3 गुना ज़्यादा हैं वो सिर्फ 4% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड का। तो आप समझ सकते हैं हम लोगों ने कितना ज़्यादा अपने जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसको सस्टेन करके रखा हुआ है, इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। ग्लोबल नॉर्थ अगर आप देखें, ग्लोबल नॉर्थ कंटिन्यूड इट्स डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड नेचुरल गैस विथ नो टाइमलाइन फॉर देयर फेज आउट। मतलब अगर आप देखेंगे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें आप कनाडा, यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया, चाइना देखेंगे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ऑयल एंड नेचुरल गैस होने के बावजूद भी इन्होंने इसकी टाइम लिमिट नहीं सेट करी कि ये कब तक धीरे धीरे फेज आउट करेंगे और रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ स्विच करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कमिटमेंट्स किए गए हैं जिसकी हम भाई रिड्यूस करेंगे अपने एमिशंस को, ये अभी उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि इसमें सफिशिएंट अभी कोई मतलब एक प्रॉपर आउटपुट नहीं देखा गया है। बहुत सारी जो जगहें हैं, बहुत सारे जो देश हैं, वो अभी भी 1.5 डिग्री जो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें सस्टेन करके चलना है वो नहीं कर पा रहे हैं, और एवरेज इंक्रीज देखा जा रहा है लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लोग लेथार्जिक है इस पॉइंट में। अगर आप देखेंगे स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो स्ट्रैटेजी है उसमें, ड्यू टू लैक ऑफ डोमेस्टिक सपोर्ट ऑन क्लाइमेट गोल्स, डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रेशराइजिंग डेवलपिंग कंट्रीज फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन एंड डिमोन। मतलब कुल मिला के गलती कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, और उसका जो भुगतान है, उसका जो मेहनताना है वो मांग रहे हैं कि आप जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे उनसे बोलिए कि वो कम एमिट करें, हम तो जितना एमिट कर रहे हैं करते ही रहेंगे। कुछ ऐसा ही आप समझ सकते हैं। अगर कुछ ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको समझाऊं तो यूनाइटेड नेशन जो है इसने यूएस से क्वेश्चन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यूएस के पास पैसा है, यूएस के पास पावर है। अभी डब्ल्यूएचओ से यूएस ने हाथ खींच लिए, तो वैसे ही पूरी दुनिया डरी हुई है कि जो बेसिक जो बड़े बड़े जो चंक है जहाँ से मेन पैसा मिलता है इन सब जगहों को, इन सब बड़े बड़े जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, या यूनाइटेड नेशंस हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, तो इनको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। वहीं यूएस ने पेरिस अकॉर्ड से भी अपना हाथ खींच लिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हम लोग ज़रा सा कुछ एमिशन बढ़ता है तो वो बार बार हम पे डंडा करने के लिए आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे यूएस की जो रिलायबिलिटी है ऑयल एंड नेचुरल गैस, या फिर इस पे यूरोपियन कंट्रीज़ की भी जो स्ट्रैटेजी है वो इस पे काफ़ी ज़्यादा अब अच्छी प्रचुर मात्रा में शेल गैस और नेचुरल गैस पाई जाती हैं, जिस वजह से वहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है, लेकिन उसके बावजूद ये कंट्रीज़ जो है उस पर स्विच नहीं करती। यूएन हालांकि प्रमोट करता रहा है एजेंडा जो है जिसमें कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करता है वो 2050 तक, लेकिन नेशनल गोल्स जो है वो एप्लीकेबल है सब पे, कि सभी लोग अपना जो एमिशन है उस पर कंट्रोल करके चले, ना कि सिर्फ और सिर्फ आप डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोकस करें और उन पे ध्यान दें। दिस इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लाइमेट एक्शन। समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर यहाँ पे वो बात की जा रही फीजिबिलिटी ऑफ एंडिंग कोल यूजेज। आप सोचिए ना, कोल को हम एकदम से तो नहीं आज की डेट में ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा कोल से है। एनर्जी यहीं से ज़्यादातर इससे कोल से एनर्जी मिलती है, या फिर डैम्स से एनर्जी मिलती है, जिससे हम सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं। रिन्यूएबल्स पे स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे, हम सोलर पैनल्स पे स्विच कर रहे हैं, विंड एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। एकदम से अगर कोई बोलेगा तो एकदम से थोड़ी ना हो जाएगा। करेंटली जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है इसमें ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल का ही बेसिकली एनर्जी से जो जनरेट होती है वहीं से सारी एनर्जी आती हुई नज़र आती है। टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक रीजंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी नीड्स डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच करेंगे तो हमें प्रॉपर डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी को इस लेवल पे ले चलें कि वहाँ पे हम प्रॉपरली उससे एनर्जी जनरेट कर सकें। कोपेनहेगन अकॉर्ड के हिसाब से आप देखेंगे, कोपेनहेगन अकॉर्ड ने एंड कर दिया लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स। अब किसी पे भी लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट्स नहीं है कि उसे इतना ही एमिशन करना है, इतना ही कोल यूज़ करना है। तो पहले जो है ये लीगली बाइंडिंग था, लेकिन अब नहीं है, जिसका फ़ायदा जो है अब डेवलप्ड कंट्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा उठा रहे हैं, और वो सप्रेस कर रहे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको, कि वो कम से कम एमिशन करें और वो जितना मना है उतना करते रहें। तो ये था दोस्तों आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये मेरे लेक्चर का आज का बेसिकली थंबनेल है, ये क्लिक हो गया इस पर। आई होप यू लाइक दिस टू।
अगर आपको मेरा दोस्तों ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।